हमारा ग्रह अद्भुत आकर्षणों से भरा पड़ा है, जैसे प्राकृतिक रूप से घटने वाले चमत्कारों से लेकर प्राचीन कलाकृतियों तक, जो हमें खोई हुई सभ्यताओं की झलक देती हैं। लेकिन इस धरती पर जहां 7.5 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, हमारे सबसे शानदार और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल हमारे ही हाथों नष्ट हो रहे हैं। चाहे पर्यटन, बर्बरता, युद्ध या जलवायु परिवर्तन के चलते ही सही, पर दुनिया के सबसे प्रेरणादायक स्थानों में से कुछ अब मौजूद नहीं है। नंबर 10, पावलोपेट्री, ग्रीस। पावलोपेट्री ग्रीस के तट से कुछ दूर एक अविश्वसनीय प्राचीन जलमग्न शहर है। लगभग 5000 साल पुराना माना जाने वाला ये शहर किसी समय पर चहल पहल से भरा हुआ था, जिसे यूनेस्को धरती का सबसे पुराना जलमग्न होकर गुम होने वाला शहर बताता है। साइट में अभी भी इमारतों, आंगनों, सड़कों और शमशान के अवशेष हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 1967 में इसकी खोज के बाद से ये उस देखभाल और सम्मान को हासिल नहीं कर पा रहा है जिसका कि वो हकदार है। असल में इसके उलट प्रदूषण और लूटपाट इसके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। आसपास रुकने वाले डॉकिंग क्रूज, जहाज से फेंका जाने वाला कचरा और रसायन इस प्राचीन शहर के लिए खतरा बना रहता है, और साइट पर जहाजों के एंकर खींचने से भी इसे भारी नुकसान पहुंचता है। साथ ही पूरी साइट असुरक्षित है, इसलिए ये चोरी की चपेट में है। इस आकर्षक ऐतिहासिक स्थल के बर्बाद होने का खतरा इतना गंभीर है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में डाल दिया है। आशा है कि ये उपाय काम करेगा। नंबर 9, बामियान की बौद्ध प्रतिमाएं, अफगानिस्तान। ये कोई रहस्य नहीं है कि युद्ध ने हमारे ग्रह को तबाह कर दिया है, और पिछले कुछ दशकों से अफगानिस्तान ने समय समय पर इसके सबूत दिए हैं। शायद देश का सबसे बुरा सांस्कृतिक नुकसान बामियान के बुद्धों का था। बामियान घाटी में प्राचीन बलुआ पत्थर की कुछ नक्काशियां 6वीं शताब्दी के दौरान चट्टानों में गढ़ी गई थी, जब बामियान एक पवित्र बौद्ध स्थल और हजारों बौद्ध भिक्षुओं का घर था। प्रतिमाएं सैकड़ों सालों तक बची रहीं, और यहाँ तक कि उन्होंने चंगेज खान के आतंक के दौर को भी झेला। सन 2001 तक वो दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमाएं थीं, जब कुछ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने इन ऐतिहासिक मूर्तियों के चारों ओर विस्फोटक लगाए और उन्हें टुकड़ों में उड़ा दिया। तालिबान ने कैदियों को ये बम विस्फोट करने के लिए मजबूर किया था, और इस काम को पूरा होने में लगभग 1 महीने का समय लगा था। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि तालिबान ने कुर्बानी के तौर पर 9 गायों की हत्या करके अपनी इस तथाकथित वीरता का जश्न मनाया था। नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर मूंगा। कोरल रीफ्स जीवित इकोसिस्टम से नहीं, बल्कि उन सबसे शानदार नजारों में से एक हैं, जो आप समुद्र की सतह के नीचे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी एक झलक देखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ये काम आप जल्द कर लें, क्योंकि वे एक बेहद खतरनाक स्पीड के साथ नष्ट हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड के आसपास के मूंगा को ही ले लीजिए। 2016 तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण 90% तक उथले पानी वाले कोरल को बुरी तरह से बेरंग कर दिया गया है। बढ़ता तापमान इन कोरल्स को उस एल्गी को दूर कर देता है जो इन्हें विभिन्न रंग देता है, और ज्यादातर रीफ सुर्ख पड़ चुकी हैं। जरा एक नजर कर्टिन एक्वेटिक लेबोरेटरी की इन तस्वीरों पर डालिए। 2016 में 1 महीने के भीतर ही कोरल रीफ का एक दृश्य ऐसे से ऐसा हो गया है। ये बहुत ही बड़ा अंतर है। कभी फलने फूलने वाली रीफ आज सफेद पड़ी हुई है, जो कोरल के इकोसिस्टम में एक भारी ठहराव की ओर इशारा करती है। अफसोस की बात यह है कि इस सब के खत्म होने की कोई संभावना नहीं है, और इसमें पर्यटन के कम होने के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। ये भले ही वे समुद्र के सिर्फ 0.1% हिस्से को ही कवर करते हैं। कोरल रीफ्स न सिर्फ समुद्री जीवों की 25% प्रजातियों का घर हैं, बल्कि ज्यादातर खुले समुद्र वाली मछलियां जैसे टूना अपना जीवन काल रीफ्स पर लार्वा के रूप में शुरू करती हैं। उनके विनाश से उन हजारों प्रजातियों का भी विनाश हो जाएगा जिन्हें आप इन रीफ्स के साथ नहीं जोड़ते। नंबर 7, पिग आइलैंड, एक्जुमा, बहामास। बहामास के एक्जुमा आइलैंड के तैरने वाले अपने मिलनसार स्वभाव और अपनी फोटोजेनिक क्यूटनेस के लिए दुनिया भर में ये मशहूर हैं। उस टापू पर सुअर कैसे आए, इस बारे में कई कथाएं हैं। हालांकि मेरी पसंदीदा कहानी कुछ ऐसी है कि सुअर अपने इस नए घर में पहुंचे जब कुछ नाविकों के एक गुट ने उन्हें गिरा दिया ताकि बाद में उन्हें पकाकर खा सकें। लेकिन किसी वजह से वो नाविक डिनर के लिए कभी लौटे नहीं, इसलिए चलते फिरते बेकन बच गए और वहीं पर घूमते रहे, जो लगभग 30 सालों से स्थानीय रूप से पिग बीच कहलाता है। पर्यटक तभी से इन बीच पर इन प्यारे डकरों के साथ पानी में छपाक लाने के लिए आते हैं। लेकिन दुख की बात है कि इस प्रथा ने 2017 में एक घिनौना मोड़ ले लिया, जब इन सुअरों में से 7 मारे गए। हालांकि कुछ जीवित बचे हुए हैं। रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि इन सुअरों की आधी आबादी का सफाया हो गया है। ये तो नहीं पता लग पाया कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन खबरें बताती हैं कि सुअरों के प्रति टूरिस्ट का रवैया काफी खराब है। सुनने में आया है कि आगंतुकों को उन्हें रम और बियर पिलाते देखा जा सकता है, और यहाँ तक कि उनकी सवारी करने की भी कोशिश की जाती है। उम्मीद है कि ये भयानक घटना एक सबक बन जाएगी, जिससे पिग बीच के रहवासियों को देख रेख मिल सके जिसके वो लायक हैं। नंबर 6, अरल सागर। एक समय पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील अरल सागर आज कजाकिस्तान
कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में बटा खुद का पोखर है। दूर पहाड़ों से बारिश और पिघलती बर्फ की धारा से भरने वाला ये एक सूखे इलाकों का टेम्परामेंट ओएसिस था। लेकिन 1960 के दशक में सोवियत संघ ने दो प्रमुख नदियों को खेतों की सिंचाई के लिए मोड़ दिया, जिससे इस आंतरिक सागर को आती हुई धारा बंद हो गई। अरल सागर अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में अरल सागर और इसके आसपास का दृश्य कैसे बदल गया है। आप देखेंगे कि उत्तरी बेसिन 2005 के बाद से वापस भरने लगा है, क्योंकि दक्षिणी बेसिन में पानी के बहाव को कम करने के लिए एक बांध बनाया गया था, लेकिन दक्षिण हिस्से का सूखना आज भी जारी है। ये सागर अपने मूल आकार का लगभग 10वां हिस्सा ही बचा है। इसने न सिर्फ लोकल फिशरीज को ध्वस्त किया और रेगिस्तान के बीच नौकाओं को बिखरा छोड़ दिया, बल्कि स्थानीय बस्तियों को धूल के भयानक तूफानों का शिकार बना दिया, जिससे सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं। ये परियोजना अस्थायी रूप से सफल हुई, क्योंकि उसने उज्बेकिस्तान के किसानों को कपास का उत्पादन करने में मदद की, जो उनकी मुख्य नकदी फसल है। लेकिन दूरदर्शिता की कमी कहती है कि ये उद्योग टिकाऊ नहीं है। कीटनाशकों का इस्तेमाल फसल की गिरती हुई पैदावार से लड़ने के लिए किया जा रहा है, जो धीरे धीरे वातावरण को दूषित करके गंभीर प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को पैदा कर रहा है। भले ही पानी के इस इस्तेमाल से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता है, लेकिन थोड़े समय के लाभ की सार्थकता पर बहस करना मुश्किल हो गया है। आपको क्या लगता है? नंबर 5, मिनकिन काउंटी, चीन। मरुस्थलीकरण शब्द उस स्थिति के लिए है जब ट्राईलैंड इकोसिस्टम बदतर होने लगता है और रेगिस्तान फैलने लगता है, जो आसपास की जमीन और आबादी पर कहर ढाता है। ये देखने के लिए कि ये कितना नुकसानदायक हो सकता है, आपको बस एक नजर सहारा रेगिस्तान पर डालने की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पिछली सदी में 10% से ज्यादा बड़ा है। रेगिस्तानों को बेहद कम औसत वर्षा वाली जगहों के रूप में परिभाषित किया गया है, और यहाँ भूरे रंग में दिखाए हिस्से अफ्रीकी महाद्वीप में पिछली सदी में वर्षा में बदलाव की घटती दर का संकेत देते हैं। जैसे जैसे रेगिस्तानों का विस्तार होता है, खेती नामुमकिन होती जाती है, जिससे भूख, गरीबी और पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। लेकिन अफ्रीका एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जो इससे प्रभावित होती है। चीन ऐसी ही एक लड़ाई का सामना कर रहा है और अगले 10 सालों में टेंगर और बदेन 4 रेगिस्तानों के मिनकिन काउंटी को निगलने के आसार हैं। ये कभी एक ओएसिस था जो रेगिस्तान के लिए एक प्राकृतिक बाधा का काम करता था, लेकिन बढ़ती रेत 10 मीटर प्रति वर्ष की दर से कवर कर रही है। इस साल 10 साल पहले की गणना से पता चलता है कि 70% जमीन पहले ही खो चुकी थी। चीनी सरकार इतनी चिंतित है कि वो हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर खर्च करके पेड़ लगा रहे हैं, ताकि इसे इस रेगिस्तान में तब्दील होने से रोक सकें। इस घबराहट, इसके भयानक और नजरअंदाज किए गए नतीजों की, जैसे सूखा और अक्सर अनाज, नागरिकों में अशांति और यहाँ तक कि पूरे पैमाने पर जंग। जब तक ये रेगिस्तान बढ़ता रहेगा, उसके साथ आर्थिक कठिनाई भी बढ़ती रहेगी, जो चीन के लिए बेहद अनिश्चित भविष्य की तस्वीर गढ़ रहा है, खासतौर पर इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के निवासियों के लिए। नंबर 4, सीरिया के अलेप्पो की महान मस्जिद। जैसा कि सीरियाई सिविल वॉर जारी है, देश की ज्यादातर प्रिय स्थलों और धार्मिक जगहों पर बमबारी की गई, उन्हें तहस नहस किया गया या लूट लिया गया। शायद इनमें नष्ट होने वाली सबसे प्रतिष्ठित कल्चरल हेरिटेज साइट अलेप्पो की महान मस्जिद है। 2013 तक ये इमारत 11वीं और 14वीं शताब्दी की बताई जाती है और इसमें रखे अवशेष जॉन द बैप्टिस्ट के पिता जचीरेह बताए जाते हैं। सरकारी बलों और विद्रोहियों के बीच हुई भारी लड़ाई में ये मीनार, जो आमतौर पर अजान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मलबा बनकर रह गया था। सीरियाई संस्कृति के लिए इमारत महत्वपूर्ण थी कि विनाश को एक अमार्जनीय अपमान और मानव सभ्यता के प्रति अपराध बताया गया। अलेप्पो के गढ़ में बने अल मदीना सौक के अलावा बाकी कई सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल भी नष्ट हो गए हैं, और वहीं क्रैकडेस कैवलियर्स मध्यकालीन महल को भी नुकसान पहुंचा है, जैसे कि अशांति जारी है। ये देखा जाना बाकी है कि सीरिया को कितना नुकसान उठाना होगा। नंबर 3, लेक पूपो, बोलीविया। पूपो झील कभी बोलीविया की दूसरी सबसे बड़ी झील थी, एक शानदार झील टिटिकाका के बाद जो बोलीविया की सीमा में लेकर पेरू तक फैली है। दशकों से कई समुदाय पूपो नदी के तट पर फलते फूलते रहे हैं, जहां वो मछली पकड़ने के अवसरों का लाभ लेते थे। लेकिन अब ये समुदाय दुख झेल रहे हैं, क्योंकि झील सूख चुकी है। मूल रूप से पूपो झील लगभग 380 वर्ग मील की थी, या 1000 वर्ग किलोमीटर, या कहें कि लॉस एंजलिस के मुकाबले दोगुनी थी। लेकिन अल नीनो, जलवायु परिवर्तन और पानी के खराब प्रबंधन के चलते झील अब घटकर 2016 में अपने पिछले आकार की 2% रह गई है। पोपो कभी पक्षियों, स्तनधारियों और मछलियों की लगभग 200 प्रजातियों का घर था, लेकिन 2014 तक झील के सूखने से लाखों जीव पहले ही मारे जा चुके थे। झील पहले भी कई बार सिकुड़ी, लेकिन सूखा कभी भी इतना गंभीर नहीं हुआ। नतीजतन मूल समुदाय अब अलग हो रहे हैं और बोलीविया के दूसरे हिस्सों में काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अब मछली पकड़ने का विकल्प तो बचा नहीं है।
नंबर 2, गुआरा फॉल्स, पैराग्वे, ब्राजील। एक समय में पैराग्वे और ब्राजील की सीमा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार झरनों का घर थी, लेकिन अब आप उस साइट पर जाते हैं तो आप काफी निराश होंगे, क्योंकि अब वहाँ एक बेहद उबाऊ पन बिजली बांध बना है। 1982 से पहले जब बांध बंद था और झरने बहते थे तो कुल आयतन के मामले में गुआरा दुनिया में सबसे शक्तिशाली था। 18 अलग अलग झरने 1.75 मिलियन क्यूबिक फीट पानी प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे नदी में उड़ेलते थे, और ये कहा जाता है कि इससे पैदा होने वाला शोर कई मील दूर तक सुना जा सकता था। इन झरनों में 12 विक्टोरिया फॉल्स जितना पानी था और 2 नियाग्रा फॉल्स जितना बहाव। उस जगह के पर्यटन व्यापार को नष्ट करने के साथ साथ लगभग 10,000 परिवारों को बांध निर्माण के कारण स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बांध से पैराग्वे में इस्तेमाल होने वाली 75% बिजली और ब्राजील में इस्तेमाल होने वाली 25% बिजली मिलती है। पर क्या ये काफी था? मैं वास्तव में नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं? नंबर 1, मायान पिरामिड, बेलीज। अपने आप को संभालिएगा, क्योंकि ये अब तक के सबसे अद्भुत आकर्षण का सबसे नासमझी भरा विनाश है। 2013 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट में बजरी के लिए चट्टानों का इंतजाम करने के लिए बेलीज के सबसे बड़े मायान पिरामिडों पर बुलडोजर चला दिया। इतना बेवकूफी भरा काम। मायाम सेरेमोनियल साइट को नोहमुल कहा जाता है और ये कम से कम 2300 साल पुराना है। ये उत्तरी बेलीज में अपने किस्म का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण स्थल था और इसका नुकसान स्थानीय समुदायों के लिए विनाशकारी था। 30 मीटर ऊंचा पिरामिड इस जगह में बहुत ही मशहूर था और भले ही वो पेड़ों और झाड़ियों से घिरा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्रू के लिए उसे कोई प्राकृतिक पहाड़ी समझ लेने का तुक ही नहीं था। इसके बजाय ऐसा लगता है कि बिल्डर्स को नई सड़क परियोजना से दूर कहीं और खदान से पत्थर लाने के लिए परेशान नहीं किया जाना था। मानो या ना मानो, ये उन आकर्षणों के सिर्फ कुछ उदाहरण थे जिन्हें हमने नष्ट कर दिया है। हम जानना चाहेंगे कि किस भयानक विनाश ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। क्या आपको लगता है कि वे सिर्फ विकास के साथ आने वाली कुछ चीजें हैं या आपदाएं जिन्हें हमें किसी भी कीमत पर ठीक करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।